नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो क्राइम की कहानी, जो इन्वेस्टिगेशन मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, वो कई साल पुरानी है। साल है 2003। 2003 को बेंगलुरु के बनशंकरी सेकंड स्टेज के रहने वाले एक नौजवान बीवी गिरीश की शादी तय हुई। बीवी गिरीश जो है वो काफ़ी टैलेंटेड लड़का था पढ़ाई लिखाई में, और उसने उन दिनों इंटेल में नौकरी हासिल की थी एज अ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट के तौर पर, और अच्छी खासी सैलरी थी। 27 साल का नौजवान था और एक ब्राइट फ्यूचर के साथ जो है उसकी ज़िंदगी अब आगे बढ़ रही थी। इस बीच 27 साल की उम्र हो गई थी, अच्छी खासी नौकरी हो गई थी, परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, पॉश लोकेलिटी में उनका रहना था, सब कुछ अच्छा था। घर वालों ने सोचा कि अब बेटे की शादी कर देनी चाहिए। इसके बाद वो बीवी गिरीश की शादी के लिए मैच तलाश करने लगे, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढने लगे, और आसपास के लोगों से लेकर नाते रिश्तेदारों तक सबको ये कहा कि अपने बेटे के लिए कोई एक अच्छी लड़की हो आपकी नज़र में तो हमें बताना। अब इस तरह की बातें जो है वो फैलती हैं, आपको पता है, लोग चर्चा भी करते हैं। इन अ पॉजिटिव सेंस ये बात फैली, लोग मैच ढूंढने लगे गिरीश के लिए। तब तक उसी बनशंकरी लेआउट जो है वहाँ के रहने वाले एक सीनियर एडवोकेट जिनका नाम है शंकर नारायणन, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए गिरीश के परिवार वालों से संपर्क किया और ये कहा कि देखिए, मेरी बेटी जो है उसका एज बिल्कुल गिरीश के एज से मैच करता है, वो कुछ साल ही छोटी है, और मेरी बेटी अभी एलएलबी की पढ़ाई कर रही है। एलएलबी की पढ़ाई भी वो एक अच्छे कॉलेज से कर रही थी, बीएमएस लॉ कॉलेज बेंगलुरु में ही है, वहाँ से वो एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। और ख़ुद शंकर नारायणन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक नामी सीनियर वकील थे बेंगलुरु के, कर्नाटक के, तो उनकी भी इज्जत थी। तो वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जो है गिरीश के घर वालों से मिलने पहुँचे। बेटी की तस्वीरें भी उनके साथ थी, और चूँकि एक ही लोकेलिटी में आसपास उनका रहना था, तो लोगों ने एक दूसरे को देखा भी था, मतलब परिवार वाले भी एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते थे, और जो दोनों बच्चे हैं, लड़का लड़की, उन्होंने भी एक दूसरे को देखा था, मतलब दे न्यू ईच अदर। तो शादी की बात जब आई तो गिरीश के परिवार वालों ने सारी चीज़ों को इवेलुएट किया, धर्म एक, जात एक, प्रोफाइल एक, लोकेलिटी एक, आर्थिक रूप से भी संपन्न। तो उन लोगों ने इस मैच को, इस रिश्ते को हाँ कर दी। और इसके बाद ये जो लड़का लड़की है, गिरीश और शुभा, शंकर नारायणन की बेटी का नाम था शुभा, जिसके लिए वो रिश्ता लेकर आए थे, तो गिरीश और शुभा की शादी तय हो गई। और शादी तय हुई 11 अप्रैल 2024 के लिए, माफ़ कीजिएगा 2004 के लिए। 11 अप्रैल 2004 में ये शादी होनी थी, ये फिक्स हो गई। और इन लोगों ने फिर एक सेरेमनी रखी एंगेजमेंट की, और वो सेरेमनी रखी 30 नवंबर 2003। ये 2003 की ही बात है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो 30 नवंबर 2003 को एंगेजमेंट सेरेमनी हुई बेंगलुरु के एक होटल में, काफ़ी धूमधाम से। दोनों परिवार एफुलेंट हैं पैसे से, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। गिरीश और शुभा एक दूसरे को जानते थे, बातचीत तो होती ही थी। अब जब एंगेजमेंट हो गया तो इन लोगों के बीच में टेक्स्ट मैसेजेस और मोबाइल चैटिंग, बातचीत, इसका सिलसिला कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गया। उसके बाद फिर ये दोनों जो है मिलने जुलने भी लगे। इसी कनेक्शन में इन लोगों ने प्लान किया कि वो डिनर के लिए एक दिन जाएंगे। घर वालों को उन्होंने बताया कि हम डिनर के लिए जाना चाहते हैं। चूँकि शादी तय हो गई थी, कुछ महीनों के बाद शादी होनी थी, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, तो घर वालों को भी इस डिनर डेट पर कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। उनको लगा कि ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना। तो लड़का और लड़की, गिरीश और शुभा, दोनों डिनर डेट के लिए रात को निकले। ये दिन था 3 जनवरी का। 3 जनवरी की वो सर्द रात थी, और गिरीश जो है अपना जो स्कूटर है वो लेकर आया था, और स्कूटर में दोनों लोग बैठकर किसी अच्छे रेस्टोरेंट के लिए बेंगलुरु में रवाना हो गए। शाम का वक्त था, अच्छा माहौल, अच्छी बातें। पहुंच गए रेस्टोरेंट, बढ़िया डिनर हुआ, साथ में बैठे, फ्यूचर प्लानिंग की। लौटते वक्त तकरीबन बज रहे थे रात के 9:30। शुभा ने गिरीश से ये कहा कि
क्यों ना ज़रा चल के जो फाइटर जेट्स उड़ते हैं उनको देखा जाए। तो गिरीश को ये आइडिया जंच गया, बोला कि हाँ ये तो बात तुम सही कहते हैं, देखना तो हमेशा ही अच्छा लगता है, टाइम नहीं निकल पाता, अब तुम कह रही हो तो चलो चलते हैं। असल में बेंगलुरु में जहाँ पर ये रहते हैं उसके पास में ही HAL का एयरपोर्ट है। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपको पता है भारत में जो भी लड़ाकू विमान वगैरह बनते हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की देखरेख में ही बनते हैं और बनाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट्स वहाँ पर होते हैं, फाइटर प्लेन के ट्रायल्स होते हैं, तो उनका एक अलग एयरपोर्ट होता है। उस एयरपोर्ट के बाहर जो है अक्सर लोग खड़े होते हैं, देखते हैं कि किस तरह से प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, टेस्टिंग वहाँ चलती रहती है। तो 9:30 बजे 3 दिसंबर को ये लोग कुछ फ़्लाइट्स देखने के इरादे से वहाँ पहुँचे HAL के एयरपोर्ट के पास में। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लोग वहाँ इक्के दुक्के खड़े थे दूर में, वो लोग भी देख रहे थे। पब्लिक वहाँ आती जाती रहती है, रुक कर देखती है, फिर आगे चली जाती है, ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये दोनों खड़े थे वहाँ पर, जिनकी मतलब वुड बी हस्बैंड वाइफ, ये दोनों खड़े थे, देख रहे थे। कुछ देर वो वहाँ खड़े होकर देखते रहे, तभी अचानक एक ऐसी भयानक वारदात हुई जिसने गिरीश और शुभा दोनों की ज़िंदगी और दोनों के परिवार वालों की ज़िंदगी बिल्कुल बदल कर रख दी। हुआ यूँ कि दोनों एक दूसरे से बात करते हुए लगातार फ्लाइट्स की तरफ नज़र गड़ाए हुए थे। तब तक पीछे से कोई एक आदमी आया और उसने किसी रॉड जैसी भारी चीज़ से गिरीश के सिर पर पूरी ताकत से वार किया, मतलब विथ फुल फोर्स। अब किसी के सिर पर पीछे से पूरी ताकत से रॉड जैसी किसी भारी चीज़ से अगर वार किया जाए तो वो चोट कैसी घातक होगी, ये अब समझाने समझने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। तो गिरीश को वो घातक चोट लगी, सिर से बिल्कुल खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो बेसुध होकर वहीं पर गिर पड़ा। उसके मुंह से सिर्फ एक बार चीख निकली, इसके बाद तो वो चीख भी नहीं पाया। उसके साथ जो शुभा खड़ी थी, उसने रात के अंधेरे में जब ये मंजर देखा, उसके बगल में ही गिरीश खड़ा था, तो वो बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। तब तक उसने देखा कि अंधेरे में कोई एक साया सा दौड़ता हुआ चला जा रहा है। तो उसे समझ में आ गया कि यही अटैकर है। वो शुभा जो है वो बुरी तरह से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, पकड़ो पकड़ो, बचाओ बचाओ, जो भी दिमाग में मुंह में आया वो उसी हिसाब से चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर, शोर सुनकर जो भी लोग आसपास स्कैटर्ड दूर में खड़े थे, कोई पास में कहीं देख रहा था, कुछ कर रहा था, वो सारे लोग जो है दौड़ते हुए शुभा और गिरीश के पास आए। और जब उन्होंने देखा कि नौजवान लड़के पर इस तरह से भयानक हमला हुआ है, खून बह रहा है, तो उनमें से एक शख्स जो एक आर्मी ऑफिसर है, उस आर्मी ऑफिसर ने इस कपल को, शुभा को और गिरीश को मदद करने का फ़ैसला किया। बहुत सारे लोग आए दौड़कर अलबत्ता, लेकिन मदद करने में आपको पता है सारे लोग आगे नहीं आते। लेकिन जो आर्मी ऑफिसर है उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि चलो मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ और सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराओ। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी तरफ से पूरा भरोसा, पूरी सांत्वना शुभा को दिया और गिरीश को किसी तरह से शुभा की मदद से और आसपास के लोगों की मदद से अपनी कार के पिछली सीट पर उसने लिटा दिया। खून लगातार बह रहा था, लेकिन बगैर इस बात की परवाह किए हुए कि कार का या सीट का क्या होगा, खून बह रहा है। लोग इस तरह की बातें भी सोचते हैं, तभी मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो गिरीश को पीछे की सीट पर लिटा दिया और उसके बाद शुभा भी साथ में थी। तीनों जो है फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकले। बेंगलुरु में बहुत नामी हॉस्पिटल है, मणिपाल हॉस्पिटल, आप सबने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा ब्रांड है। मणिपाल हॉस्पिटल में लेकर गए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा और हमला इतना तेज़ कि गिरीश की जान नहीं बच सकी। ह्यूज ब्लड लॉस की वजह से और बिल्कुल स्कल फ्रैक्चर हो जाने की वजह से गिरीश की जान चली गई। और इस तरह से एक नया नया जो परिवार बसने वाला था, एक नया नया कपल जो अब शादीशुदा होने वाला था, नई शुरुआत होने वाली थी, उस पूरी कहानी का बिल्कुल एब्रप्ट तरीके से, दर्दनाक तरीके से एंड हो गया। दोनों के परिवार वालों को जब ये बात पता चली तो उन पर आसमान टूट पड़ा। वो रोते बिलखते हुए मणिपाल हॉस्पिटल पहुँचे। गिरीश के परिवार वाले तो बेसुध हो गए, खासकर गिरीश के घर के जो महिलाएं हैं, माँ हैं, सारे लोग बहुत परेशान हो गए।
बच्चे जवान बेटे का चला जाना, वो भी ऐसे बेटे का जो बिल्कुल वेल सेटल्ड हो, शादी होने वाली हो, घर में किसी बात की कमी नहीं हो, ऐसा लगता था कि ऊपर वाले ने सब कुछ दे रखा है। ऐसे परिवार पर अचानक इस तरह से दुखों का पहाड़ टूटना, आप समझिए कि कैसा लगता होगा उनको। तो गिरीश का परिवार बिल्कुल टूट गया। टूट तो अलबत्ता शुभा का परिवार भी गया, क्योंकि उनकी बेटी की जिससे शादी होने वाली थी, शादी से पहले ही इतनी बड़ी घटना हो गई। तो खैर, ये तो दुख और मातम की घड़ी थी और लोग सांत्वना एक दूसरे को दे रहे थे। गिरीश के शव को पुलिस वालों ने तब तक कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम की तैयारी चलने लगी। इसी बीच शुभा जो है वो हॉस्पिटल में जो गिरीश को लेकर गई थी, वहाँ से वो रात को ही तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंची और उसने लोकल पुलिस स्टेशन में आकर जो है रिपोर्ट लिखवाई। लोकल पुलिस स्टेशन में आकर उसने बताया कि विवेक नगर थाना है, मैं वही पढ़ रहा था, तो विवेक नगर थाने में पहुंची और पहुंचने के बाद उसने रिपोर्ट लिखवाई। पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस को डिटेल में जानकारी दी। उसने बताया कि मैं और गिरीश हम दोनों खड़े थे, फ्लाइट्स देख रहे थे, तब तक पीछे से कोई आया और उसने किसी भारी चीज़ से, मुझे लगता है रॉड जैसी चीज़ से, गिरीश के सिर पर हमला किया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती वो हमलावर भाग भी खड़ा हुआ। मुझे शुरू में तो समझ में नहीं आया कि क्या मामला है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद इसके पीछे लूटपाट जैसी वजह होगी, क्योंकि मैंने गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं। तो हो सकता है कि वो लूटना चाहता हो और उसे सही मौका नहीं मिला हो, या फिर आसपास के लोग या मेरी चीख सुनकर शायद वो भाग गया हो। लेकिन हमारी तो किसी से दुश्मनी थी नहीं, हमारी शादी होने वाली थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। गिरीश पर किसने ऐसा हमला किया ये समझ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे रॉबरी या लूटपाट वाली मोटिव जो है वो हो सकती है। ये बात शुभा ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी तहरीर में पुलिस को बताई और पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि इस मामले की वो जांच करे। पुलिस ने फ़ौरन इस केस में रिपोर्ट लिखी, क्योंकि रिपोर्ट तो उसे लिखनी ही थी। जिस तरह से हमला हुआ था और गिरीश की जान चली गई थी, ये क्लियर कट पब्लिक प्लेस में मर्डर का मामला था, तो केस तो रजिस्टर होना ही था। अलबत्ता केस जो है वो शुभा के बयान पर ही विवेक नगर थाने में दर्ज किया गया। उस समय विवेक नगर थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनका नाम है के नानिया। तो के नानिया साहब को शुरू में ही ये बात समझ में आ गई कि ये एक हाई प्रोफाइल केस होने वाला है जिसकी तफ्तीश अब उन्हें करनी होगी। उनको शुरू में ये बात इसलिए समझ में आ गई क्योंकि उन्होंने गिरीश का जब प्रोफाइल चेक किया, पूछताछ में पता चला कि गिरीश जो है एक काफ़ी संपन्न परिवार से उसका ताल्लुक़ है। वो इंटेल में अच्छे पोजीशन पे काम करता है, अच्छी खासी उसकी सैलरी थी और परिवार वाले भी पॉश लोकेलिटी में रहते हैं। वहीं जो लड़की कंप्लेंट लिखवा रही थी वो शंकर नारायणन जैसे सीनियर और नामी वकील की बेटी थी, तो उसका प्रोफाइल भी बहुत बड़ा था, ऊंचा था। तो जो के नानिया हैं वो ये समझ गए कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है जिसकी अब उनको तफ्तीश करनी है। तो जिस तरह से ये घटना हुई, उस घटना में कुछ ऐसी बातें थी जो पुलिस के मन में शक पैदा कर रही थी। एक तो बात ये थी कि तकरीबन 9:30 बजे के आसपास ये वारदात हुई थी और इस वारदात के कुछ ही देर बाद गिरीश को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, ब्रॉड डेड बताया गया। ऐसी सूरत में जिस लड़की को अस्पताल में अपने फियांसे की बॉडी के पास, उसके परिवार वालों के पास होना चाहिए, वो लड़की वहाँ नहीं रहकर पुलिस स्टेशन आई थी ऑल द वे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, और पुलिस को ये बता रही थी कि इस मर्डर के पीछे लूटपाट की वजह है। ये बात पुलिस को थोड़ी अटपटी लग रही थी। पुलिस को दो बातें चौंका रही थी। एक तो ये बात चौंका रही थी कि जिस लड़की को गम में डूब जाना चाहिए और जिस लड़की को अभी अपने परिवार के साथ या अपने होने वाले ससुराल वालों के साथ होना चाहिए था, वो लड़की सब कुछ छोड़कर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने क्यों आई। ये बात थोड़ी पुलिस को हैरान कर रही थी, क्योंकि पुलिस ऐसा समझती थी कि ये तो पुलिस का ही काम है या फ़र्ज़ है कि वो जब इस तरह का कोई गंभीर मामला हो तो वो खुद मौके पर पहुंचे, जांच करे और पीड़ित लोगों से बातचीत करके एफआईआर दर्ज करे। और पुलिस इस प्रक्रिया में लगी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस पहुंचकर तहरीर लेती, बयान लेती, जो पीड़ित लड़की है वो खुद थाने चली आई। तो इस बात ने पुलिस को थोड़ा चौंकाया, क्योंकि उसके प्रायोरिटीज़ पर पुलिस को थोड़ी हैरानी हुई। और दूसरी हैरानी पुलिस को इस बात पर भी हुई कि ये लड़की ये बता रही थी कि ये मामला लूटपाट का हो सकता है। मतलब पूरे इन्वेस्टिगेशन को वो लड़की शुरू में ही एक एंगल देने की कोशिश कर रही थी, जबकि जो भी रॉबर्स थे जिन्होंने ये हमला किया था उन्होंने लूटपाट की कोई कोशिश वर्चुअली की नहीं थी। हो सकता है उनके माइंड में रॉबरी मोटिव हो, लेकिन उनको लगा हो कि भाई हमला करके बेहोश कर देंगे, रॉबरी हो जाएगी। लेकिन बेहोश होने की जगह हो सकता है कि हमला ज़्यादा तेज़ हो गया हो, वो घबरा गए हों, भाग गए हों, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। लेकिन
रॉबरी ही मोटिव है या रॉबरी ही इसके पीछे होगा, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन था। लेकिन जो लड़की थी, पीड़ित लड़की शुभा, वो पुलिस को ये बता रही थी कि ये मामला जो है रॉबरी का हो सकता है, आपको इस मामले में तफ्तीश इसी एंगल से करनी चाहिए। तो ये बात भी पुलिस को थोड़ी हैरान कर रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो ये हाई प्रोफाइल केस था, ऊपर से शुभा जो है वो इस मामले की देखा जाए तो गिरीश के परिवार वालों के बाद सबसे बड़ी विक्टिम थी, क्योंकि उसका वो होने वाला पति था। ऐसे में शुभा से इस तरह के नाजुक मौके पर पूछताछ करना वो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम था। आपको पता है पुलिस भी सोशल प्रेशर में, पॉलिटिकल प्रेशर में रहती तो है ही, और इस समय विवेक नगर थाने की पुलिस जो है वो एक तरह के सोशल प्रेशर में थी। अब 1-2 दिन का वक्त गुजरा और हर दिन बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के फ़ोन आने लगे इस मर्डर केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। पुलिस पर दबाव बन रहा था कि आप कुछ करते क्यों नहीं, इस मामले की तफ्तीश कीजिए, जल्द से जल्द गुनहगार को पकड़िए। बेंगलुरु पुलिस बिल्कुल निकम्मी हो गई है, कुछ नहीं कर पा रही है। इस तरह की बातें जो है इंस्पेक्टर के नानिया को अक्सर सुननी पड़ती थी और अपने सीनियर ऑफिसर्स को उनको कन्विंस्ड भी करना पड़ता था, ये बताते हुए कि हम पूरी शिद्दत से इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सर, लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट लीड इस मामले में हमें नहीं मिली है और हम सबूत जुटा करके ही किसी पर हाथ डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस तफ्तीश भी कर रही थी और दबाव भी झेल रही थी। थैंक्स टू सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स जिन्होंने इंस्पेक्टर के नानिया पर भरोसा किया और आनन फानन में लोगों के दबाव में आकर उनका ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जांच से, और के नानिया साहब बहुत शिद्दत से इस मामले की तफ्तीश करते रहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, शुभा से पूछताछ तो मुश्किल थी थोड़ी, तो पुलिस ने यह तय किया कि जो लोग वहाँ मौके पर थे, जो चश्मदीद थे, उन लोगों को पुलिस आइडेंटिफाई करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। और इन चश्मदीदों में अगर कोई आदमी सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा चश्मदीद था तो वो वही आर्मी मैन था जिसने इन लोगों की मदद की थी और अपनी कार में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था। उस आर्मी ऑफिसर का नाम है सुजेश कुमार। तो बेंगलुरु पुलिस ने सुजेश कुमार को समन किया और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। सुजेश कुमार पहुंचे अपना फ़र्ज़ निभाते हुए और पुलिस से उन्होंने बातचीत की। पुलिस ने सारे सवाल, पूरा सीक्वेंस पूछा और सुजेश ने बिल्कुल वही सीक्वेंस, वही सारी बातें पुलिस को बताई जो बातें शुभा ने अपनी तहरीर में लिखवाई थी। मतलब देखा जाए तो बिल्कुल वही कहानी जो शुभा बता रही थी, वही कहानी सुजेश भी बता रहे थे। तो शुभा की कही गई कहानी में कहीं कोई गलत बात या झूठी बात नहीं थी, ये तो पुलिस इस बात से कन्फर्म्ड हो गई। अब पुलिस ने सुजेश से ये पूछा कि अच्छा आप एक बात बताइए, आप तो हॉस्पिटल लेकर गए, आपने सबसे क्लोजली शुभा को भी देखा, गिरीश की हालत भी देखी, हॉस्पिटल में डॉक्टर से भी आपकी बातचीत हुई, इस पूरे मामले में आपको कुछ भी अनयूजुअल सा, कुछ अजीब सा कोई बात आपको समझ में आई, कोई ऐसी बात लगी जो आप हमें बताना चाहेंगे या पॉइंट आउट करना चाहेंगे? तो वो जो आर्मी मैन थे सुजेश, उन्होंने कहा कि हाँ साहब, एक बात तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी जो मैं उस समय काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर मेरा ध्यान भटक गया क्योंकि मेरा सारा फोकस जो है उस लड़के की ज़िंदगी बचाने पर था। तो मैं उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा लड़की के साथ और फिर मैं वो बात भूल गया था, लेकिन अब आपने पूछा है तो मुझे फिर से वो बात याद आई है। तो पुलिस ने पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको खटकी थी और अब आपको फिर से याद आई है? तो आर्मी मैन ने बताया कि देखिए, जब इस तरह की भयानक घटना हुई और सुजेश के सिर से खून बह रहा था, वो दर्द से तड़प रहा था, तो उसको कार की पिछली सीट पर मैंने और शुभा ने मिलकर लिटाया था। शुभा, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो आकर मेरे बगल में, ड्राइविंग सीट के बगल में आकर वो बैठ गई, जबकि उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शायद वो पीछे वाली सीट पर ही बैठती और अपने फियांसे का सिर अपनी गोद में रख लेती। हो सकता है कि उसके खून जो बह रहा है उसको रोकने की कोशिश करती, अपना दुपट्टा, कपड़ा कुछ लगाती, उसका अल्टीमेट प्रोटेक्शन और केयर करने की कोशिश करती। लेकिन शुभा ने ऐसा नहीं किया, वो मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ हम मुझे लेकर गई। तो ये देखकर मैं थोड़ा सा हैरत में पड़ गया कि इस लड़की का ये बिहेवियर कैसा है। फिर मैंने ये भी सोचा कि शायद लड़की कॉन्फिडेंट है और बहुत आसानी से टूटने वाली या कमज़ोर लड़की नहीं है, तो इसीलिए उसने इस तरह का स्टैंड लिया होगा कि विक्टिम को पीछे छोड़कर वो मेरे साथ बैठकर रास्ता बताते हुए हॉस्पिटल तक पहुंची हो। तो इसलिए मैं ये बात भूल गया था, लेकिन आपने पूछा तो मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए था। अब पुलिस को भी ये बात समझ में आई। पुलिस को लगा कि हाँ, इसमें एक ह्यूमन और इमोशनल एस्पेक्ट तो है कि किसी लड़की का या लड़के का भी, मान लीजिए कोई पार्टनर हो या लवर हो, भाई बहन ही हो, कोई भी हो, अगर कोई चोट लग जाती है तो आदमी उसको फिजिकली अटेंड करने की कोशिश करता है। उस समय आदमी उससे दूर हटकर
कहीं आराम से बैठकर ट्रैवल करने या जाने की कोशिश नहीं करता। तो ऐसा शुभा ने क्यों किया, ये पुलिस को भी अब थोड़ा हैरान कर रहा था। प्लस शुभा की वो जो 2 बातें थी, एक तो थाने उसी दिन 1-1.5 घंटे में वापस आना और दूसरा इस पूरे घटनाक्रम को लूट बताना, ये बात तो पुलिस के मन में पहले से ही खटक रही थी। तो पुलिस के मन में अब ये तीसरी बात घर कर गई, जिसकी वजह से पुलिस की तफ्तीश जो है वो शुभा के इर्द गिर्द इस मामले में घूमने लगी। लेकिन शुभा पर हाथ डालना बहुत मुश्किल था, वजह मैं आपको बता चुका हूँ। तो पुलिस ने यह तय किया कि ठीक है, थोड़ा और तफ्तीश करते हैं। जब इतने दिन गुजर गए तो कुछ दिन और सही, और तफ्तीश करते हैं और पता करते हैं कि इस मामले में शुभा का कोई रोल है या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये साल 2003 की बात है। मोबाइल फ़ोन लोगों के हाथों में था, इतना नहीं था जितना आज की तारीख में सबके हाथों में है, बच्चों के हाथों में भी है अब तो। लेकिन उस समय जो भी आर्थिक रूप से संपन्न लोग थे, जो अफोर्ड कर सकते थे या जिनके मम्मी पापा अफोर्ड कर सकते थे, उनके हाथों में मोबाइल पहुंच चुका था। तो 2003 की ये बात है। शुभा और गिरीश दोनों जो है एफ्लुएंट फैमिली से थे, तो उनके पास मोबाइल फ़ोन था। खासकर गिरीश के पास तो होना ही था, क्योंकि गिरीश खुद कमा रहा था, अच्छी खासी सैलरी थी उसकी, और शुभा बड़े बाप की बेटी थी। तो अब पुलिस ने तय किया कि इन दोनों के मोबाइल फ़ोन जो है उसकी जांच की जाएगी और उसकी लोकेशन, किससे बातचीत हो रही है, कॉल डिटेल, किससे चैट हो रहा है, क्या चैट हो रहा है, पुलिस इसका पता लगाएगी। पुलिस ने अब इस एक्सरसाइज को कैरी करना शुरू किया। मोबाइल फ़ोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई गई और उसकी जांच शुरू हुई। तो गिरीश के मोबाइल फ़ोन की जब जांच की गई तो उसमें कुछ भी अनयूजुअल सी बात पुलिस को नज़र नहीं आई। उसकी अगर दिन में 2-3 बार किसी से बातचीत होती थी और लंबी बातचीत होती थी तो वो शुभा से ही होती थी, क्योंकि शुभा जो है उसकी होने वाली लाइफ पार्टनर थी। एक तरह से देखा जाए तो घोषित रूप से गर्लफ्रेंड थी आज की तारीख में। तो उससे बातचीत होती थी और किसी नंबर पर उसका बहुत अनयूजुअल कन्वर्सेशन नहीं था। पुलिस ने सोचा कि भाई उसकी हत्या हुई है तो हो सकता है उसकी किसी से दुश्मनी हो और हम बेवजह शुभा पर शक कर रहे हों, ये भी हो सकता है। तो एक बार चल के ऑफिस में पता कर लें कि उसका व्यवहार कैसा था, क्या किसी से कभी उसका लड़ाई झगड़ा हुआ गिरीश का। तो गिरीश के ऑफिस यानी इंटेल के ऑफिस में बेंगलुरु की पुलिस पहुंची, वहाँ जांच हुई, पूछताछ हुई। सारे लोगों ने गिरीश के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई और कहा कि वो एकदम हंसमुख और हरदिल अजीज़ किस्म का लड़का था, किसी से उसकी कोई लड़ाई झगड़ा या बात बहस कभी नहीं हुई, हीरा आदमी था। पुलिस को इस बात पर थोड़ी और चिंता हुई, हैरानी भी हुई कि भाई किसी से दुश्मनी नहीं और वो भी इस तरह से भयानक तरीके से टारगेट करके मारा गया। मतलब ये सिर्फ एक्सीडेंटल या लूटपाट की वजह से हुआ कत्ल पुलिस को तो कम से कम नहीं लग रहा था। पुलिस को लग रहा था बिल्कुल टारगेटेड कत्ल है ये। तो पुलिस ये सोच में पड़ गई कि फिर हत्या की वजह क्या होगी। इधर पैरेलली शुभा के CDR की भी जांच हो रही थी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की। तो शुभा के CDR की जांच में पुलिस को कुछ अनयूजुअल चीज़ नज़र आई और वो अनयूजुअल चीज़ क्या थी। पुलिस ने देखा कि शुभा अपने कॉलेज के एक जूनियर लड़के अरुण वर्मा के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली बात करती है और बहुत लंबी बात करती है, और ये जो बातचीत है ये कई महीनों से यूं ही चलती चली आ रही है। यहाँ तक कि अब शुभा की शादी जो है वो गिरीश के साथ तय हो गई है, लेकिन बातचीत की फ्रीक्वेंसी जो है उसकी अरुण वर्मा नाम के उस जूनियर लड़के के साथ ज़्यादा है। गिरीश के साथ अगर दिन में 2 या 3 बार बात होती है तो अरुण वर्मा के साथ 12 या 13 बार बातचीत होती है, और अरुण के साथ जो बातचीत का ड्यूरेशन है वो लंबा है। तो ये सारी चीज़ें अब ये इंडिकेट कर रही थी कि शायद शुभा जो है किसी और लड़के के साथ, अरुण वर्मा के साथ रिलेशनशिप में है। अब पुलिस ने अरुण वर्मा के CDR का भी पता किया, उसके भी लोकेशन की जांच की और आसपास के लोगों से जो इनके कॉमन फ्रेंड्स थे उनसे पुलिस ने पड़ताल की। और पड़ताल करने के बाद ये बात तकरीबन क्लियर हो गई कि इस मामले में अरुण वर्मा का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अरुण वर्मा जो है वो इसके साथ अफेयर में इन्वॉल्व है शुभा के साथ। अब जब अफेयर वाली बात भी क्लियर हो गई, सब कुछ हो गया, तो पुलिस ने फिर अरुण वर्मा की लोकेशन का पता करना शुरू किया और साथ में ये देखना शुरू किया कि और कौन कौन से लोग उस जगह पर उस समय मौजूद थे, उनके मोबाइल फ़ोन के टावर्स क्या थे। तो खैर इस मामले की पुलिस जांच करती रही और जांच में पुलिस को कुछ और लोगों का, कुछ और नंबरों का पता चला जिनकी शुभा से और अरुण वर्मा से कॉमनली बातचीत हो रही थी, और ख़ासकर उस दिन बातचीत हो रही थी जिस दिन ये घटना हुई थी, यानी 3 दिसंबर 2003 की ये बात है। और इसी के साथ पुलिस ने कुछ और कंफर्मेशन के लिए शुभा और अरुण के मोबाइल
में जो चैटिंग हो रही थी उस चैटिंग को भी पुलिस ने रिट्रीव करने का फैसला किया ताकि वो ये जान सके कि घटना के दिन या घटना के बाद वाले दिन इनकी किस तरह की आपस में बातचीत हुई थी चैटिंग के सहारे, चैटिंग के ज़रिए। उस समय व्हाट्सएप का इतना बोलबाला नहीं था, आप सबको पता है। तो जब चैट के डिटेल निकाले गए तो पुलिस इस बात को लेकर कंफर्म हो गई कि इस मर्डर में शुभा के साथ साथ अरुण वर्मा का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अरुण वर्मा ने शुभा से ये पूछा था कि सब ठीक तो है ना, उसे बहुत डर लग रहा है। तब शुभा ने जवाब में उसे ये लिखा था कि पूरा सिचुएशन कंट्रोल में है, डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से देखा जाए तो पुलिस के पास अब सिर्फ क्लू नहीं बल्कि एक एविडेंस था जो इस बात को प्रूव करता था कि ये दोनों उस दिन को या उसके बाद वाले दिन को कोई खिचड़ी पका रहे थे और वो खिचड़ी जो है इस मर्डर केस से रिलेटेड ही हो सकती थी। पुलिस ने अब बाकी नंबरों का पता किया जिन नंबरों पर इनकी बातचीत हो रही थी। उनमें एक नंबर दिनेश नाम के एक लड़के का निकला। ये दिनेश जो है वो अरुण वर्मा का कज़न है और इसके अलावा वेंकटेश नाम के एक और लड़के का पता चला जिसके साथ दिनेश की लगातार बातचीत हो रही थी। तो ये शक पुलिस को हुआ कि हो सकता है कि इस घटना में वेंकटेश का हाथ हो, उसने जो है इस मर्डर केस को एग्जीक्यूट किया हो। शुभा और अरुण तो खैर इस मामले में थे ही, उनकी मिली भगत या उनकी कॉन्स्पिरेसी पुलिस के सामने पहले ही उजागर हो चुकी थी। इस तरह से पुलिस ने तकरीबन महीने भर बाद या बल्कि महीने भर से भी ज़्यादा समय गुजरने के बाद 21 जनवरी 2004 को फाइनली अरुण को, शुभा को, अरुण के कज़न दिनेश को और रॉड से वार कर कत्ल करने वाले वेंकटेश नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया। और इस तरह से पुलिस ने तकरीबन 1.5 महीने बाद एक हाई प्रोफाइल केस का खुलासा किया जिसमें लड़के की हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी फियांसे, उसकी होने वाली बीवी निकली, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसने एक होनहार और बेकसूर लड़के की हत्या कर दी। ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? तो इसका जवाब ये है कि शुभा और अरुण के बीच जो प्रेम प्रसंग था उसके बारे में शुभा के घर वालों को जानकारी थी। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई और जानकारी थी, लेकिन ऑब्वियसली वो इस रिलेशनशिप पर बहुत खुश नहीं थे, राज़ी नहीं थे। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहीं और करने का फ़ैसला किया। उस समय तो शुभा घर वालों के दबाव में आकर इस शादी के लिए तैयार हो गई, एंगेजमेंट सेरेमनी में भी शामिल हुई, यहाँ तक कि वो गिरीश जो उसका होने वाला पति था उससे मिलने जुलने भी लगी, बातचीत भी होने लगी, डिनर डेट पर भी गए। लेकिन इन सब के साथ साथ वो पैरेलली जो है गिरीश को रास्ते से हटाने की साजिश रच रही थी और उस साजिश में साथ दे रहा था अरुण जो उसका बॉयफ्रेंड था। और इस तरह से 4 लोगों ने मिलकर, बिल्कुल नए उम्र के लड़के लड़कियों ने मिलकर एक बेगुनाह लड़के का कत्ल कर दिया, हत्या कर दी। इस मामले में कोर्ट में पुलिस ने बहुत कंक्रीट चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के बाद दाखिल की और उस चार्जशीट के आधार पर लोअर कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। ये लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा को अब तक इस मामले में बरकरार ही रखा है। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें एक बेगुनाह लड़के का कत्ल उसकी होने वाली बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कर दिया और बहुत ही शातिराना तरीके से इस कत्ल की साजिश बुनी गई थी। लेकिन पुलिस ने जितने धैर्य से, जितनी शिद्दत से इस मामले की छानबीन की और गुनहगारों को पकड़ा, वो भी उस समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी। मोबाइल फ़ोन तो आ चुका था, व्हाट्सएप नहीं था, चैट वैट रिट्रीव करने में या सीडीआर कलेक्ट करने में भी पुलिस को काफ़ी टाइम लगता होगा, इसलिए इस केस में गुनहगारों तक पहुंचने में भी पुलिस को टाइम लगा, आई गेस। तो लेकिन पुलिस ने इस केस को बहुत अच्छे तरह से हैंडल किया। तो ये केस जो है आज भी हैदराबाद पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन के मामले में एक नज़ीर के तौर पर, माफ़ कीजिएगा, बेंगलुरु पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन के मामले में एक नज़ीर के तौर पर सुनी सुनाई जाती है और पढ़ाई भी जाती है। तो इस स्टोरी के बारे में मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से जानकारी शेयर करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की ऐसी कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आज थोड़ी वक्त की कमी है तो इसीलिए आप में से किसी के कमेंट्स जो है मैं आज नहीं ले पा रहा हूँ, कोई उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, प्लीज़ इस पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं अगले रोज़, मोस्ट प्रॉब्ली कल ही जब हाजिर होऊंगा, तो आप लोगों के कमेंट्स और सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।